नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करेंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 2 जून 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने। 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दूध दिवस को सेलिब्रेट किया है। इस बार इसकी 20वीं वर्षगांठ हमने सेलिब्रेट किया है और इस बार की इसकी थीम रही है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। इस बार इन्होंने एक इसका स्लोगन भी दिया है। वो स्लोगन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार का इसका स्लोगन है एंजॉय डेयरी रैली। बात कर ली जाए कि इस दिन को किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस दिन को FAO यानी कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। FAO का हेडक्वार्टर इटली के रोम में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। 1 जून को हमने एक और दिवस ग्लोबल पेरेंट्स दिवस को सेलिब्रेट किया है, यानी कि विश्व माता पिता दिवस हमने 1 जून को सेलिब्रेट किया है। माता पिता की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्णता है इसको आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि माता पिता हमारे पालन पोषण के लिए कितना ज़्यादा योगदान देते हैं, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इसके बारे में लोगों को बताने के लिए इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात यूनाइटेड नेशंस की आई है तो एक बार मैं यूनाइटेड नेशंस का जिक्र कर देता हूँ। इसे 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। मैं एक क्वेश्चन से हमेशा आपको 5 से 6 क्वेश्चंस की जानकारी देता हूं, तो अगर आप इस वीडियोस को डेली बेसिस पर सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाती हैं कि अगर आपके सामने ऑप्शन आए तो बिना ऑप्शन के भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो आपको डेली बेसिस पर यह हैबिट डेवलप करनी होती है कि मात्र दिन भर में 24 घंटे में से आपको 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना होता है और इस करंट अफेयर शो को ज़रूर रूप से देखना होता है। ये आपको हैबिट में अपने इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। उड़ीसा ने ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण सेक्टर्स में इनकम जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। किसानों पर ध्यान दिया जाएगा, कृषि सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा, नौकरियों पर ध्यान दिया जाएगा और इस पैसे को राज्य सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा जून से जुलाई के बीच में। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी हैं तथा उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। RBI ने करेंट अकाउंट खोलने के समय NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करने पर सिटी बैंक पे ऊपर 4 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया है, जुर्माना लगा दिया है। जब भी कोई पर्सन करंट अकाउंट खोलता है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करना होता है और बैंक के द्वारा उस सर्टिफिकेट को RBI के पास प्रेजेंट करना होता है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होने के कारण सिटी बैंक के ऊपर RBI ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बात कर ली जाए कि सिटी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिटी बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है। बात करूँ मैं RBI की, तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले वैश्विक एथलीटों में रोजर फेडरर टॉप पर रहे हैं। इनकी कुल संपत्ति इन्होंने 106.3 मिलियन डॉलर बताई है और इन्हें टॉप पर रखा है एथलीट्स के मामले में। फोर्ब्स मैगजीन की जो ये रिपोर्ट है ये 2020 रिपोर्ट है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। बात करी जाए कि दूसरे पे कौन है, तो दूसरे पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और तीसरे पे लियोन मेस्सी हैं। बात कर ली जाए विराट कोहली एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो कि इस मैगजीन में शामिल हुए हैं। ये इस बार 66वें यानी कि 66 रैंक पर आए हैं। 2019 में विराट कोहली 100वें स्थान पर थे और एकमात्र भारतीय थे और 2020 में विराट कोहली 66वें स्थान पर आ गए हैं और बहुत लंबी छलांग इन्होंने मारी है। बात की जाए कि इनकी संपत्ति कितनी है, तो इनकी संपत्ति
$26 मिलियन बताई गई है इस रिपोर्ट में। अगर इसे रुपए के हिसाब से देखा जाए तो इनकी कुल संपत्ति 196 करोड़ रुपए है। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, इसको आप याद रखिएगा। फोर्ब्स न्यूयॉर्क की एक पत्रिका है जो कि इसी तरीके के बहुत सारे रिपोर्ट्स को हर वर्ष लॉन्च करती है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 1 लाख बेड तैयार कर दिए गए हैं कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो जो कि इतनी भारी जनसंख्या के लिए जाहिर सी बात है कि हमें इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा चाहिए। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और तभी से हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली मोय है, जिसे हम चीतल भी कहते हैं। बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, अमेरिका ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंधों को तोड़ने का फैसला किया है। आप सबको पता है कि इस समय अमेरिका चीन से बहुत नाराज़ है और अमेरिका WHO पर ये आरोप लगाया है कि इन्होंने चीन की फंडिंग लेकर जो कोरोना वायरस के बारे में इन्हें पहले ही बता देना चाहिए था, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये रिएक्शन रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम WHO से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। बात की जाए WHO की, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था, इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में इस्टेब्लिश है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तब वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, अमेरिका ने G7 शिखर सम्मेलन को सितंबर 2020 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अभी G7 शिखर सम्मेलन हमारे जून में होने वाला था और इसे अमेरिका ने पोस्टपोन कर दिया है। एक्चुअली में ऐसा क्यों किया गया है, तो आपको बता दिया जाए कि अमेरिका जो है वो G7 ग्रुप को G11 में बदलना चाह रहा है। अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका 4 और देशों को शामिल करना चाह रहा है। वो 4 देश कौन कौन है, तो वो 4 देश हैं भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। अमेरिका इन 4 देशों को शामिल करके G7 ग्रुप को G11 में बदलना चाह रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि ब्रिटेन इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो रूस को शामिल नहीं करना चाह रहा है। ब्रिटेन G10 कंट्रीज बनाना चाह रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों चीन के विरोध में इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि चीन अभी अपने बॉर्डर्स को लेके बहुत सारे देशों से विवाद कर रहा है। चीन हांगकांग से विवाद कर रहा है, चीन भारत से विवाद कर रहा है और यहाँ तक कि चीन अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया से भी बॉर्डर के मुद्दे पर विवाद कर रहा है। तो इसको देखते हुए अभी अमेरिका और ब्रिटेन ने ये डिसीजन लेने की कोशिश की है। अब मैं बात कर लूँ कि वर्तमान में G7 में कौन कौन कंट्रीज शामिल हैं। देखो G7 में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाली देशों को शामिल किया है। कौन कौन देश हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा फ्रांस, चौथा ब्रिटेन, उसके बाद इटली, जर्मनी और जापान। इन 7 देशों को आप याद कर लीजिए। ये 7 देश में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में 56 CNG स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि हम 11 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 CNG स्टेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और इन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जल्दी ही देश की 72% आबादी को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से CNG स्टेशंस को हमारे 53% भौगोलिक एरिया में फैला दिया जाएगा। यानी कि अब जहाँ जहाँ आप पेट्रोल पंप देखेंगे वहाँ पे आप एक CNG
पंप भी इस्टेब्लिश देख सकेंगे, जैसा कि इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है। तो पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, हिमाचल प्रदेश ने अपने नए डीजीपी के रूप में संजय कुंडू को अपॉइंट कर दिया है। डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन्होंने सीताराम मेरडी का स्थान लिया है। ये 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, वित्त मंत्रालय ने 3 वर्ष के लिए PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का MD अपॉइंट कर दिया है। इन्हें BBB के द्वारा यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा अपॉइंट किया गया है और इन्हें 3 वर्षों के लिए अपॉइंट किया गया है। बात किया जाए कि IIFCL का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में इस्टेब्लिश है। तमिलनाडु के CM EK पलानीस्वामी हैं तथा गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपने मन की बात प्रोग्राम के द्वारा एक नए कैंपेन को शुरू किया गया है। उस नए कैंपेन का क्या नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस नए कैंपेन का नाम है माई लाइफ माई योगा। हमारे जीवन में योगा का क्या महत्व है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया है कि कैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो योगा करने से बिल्कुल ही एक्टिव रहती है। इस कैंपेन में आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना रिएक्शन जाहिर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से इस कैंपेन से आप जुड़ भी सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, गायक और कंपोज़र वाजिद खान जी का निधन हो गया है। इन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग गाए भी हैं और म्यूज़िक भी दिया है। इन्हें साजिद वाजिद नाम से जाना जाता था क्योंकि जो इनके भाई हैं और ये दोनों लोग मिलके ग्रुप में सॉन्ग को कंपोज करते थे। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको ये न्यूज़ बहुत ही पसंद आ रही है और आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर रहे हैं। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किरणजीत कौर पर 4 वर्ष का बैन लगाया है। किरणजीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। तो आज आपसे अलविदा लेने का टाइम आ गया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।